Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all set by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to discuss about the lecture number 3 of the zoo geography, and the topic of our discussion is the insular fauna. Insular fauna, basically what it is, fauna is the animal, as you know, and the insular mean island fauna. Insular mean island and fauna mean animal. So the literary mean of the insular fauna, लफ्ज़ी मायने जो है insular fauna वो क्या है? The study of island animals is known as the insular fauna, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि the study of animals on different islands is known as insular fauna, या study of animals on islands is known as the insular fauna. तो यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है वो है आइसलैंड. व्हाट इज द आइसलैंड? आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड बेसिकली इसको उर्दू में जजीरा बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है? आइसलैंड बेसिकली इट इज़ द एरिया, इट इज़ अ पीस ऑफ अर्थ विच इज़ सराउंडेड बाय द वाटर. ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ क्या है जी? पानी ही पानी, उसको बोलते हैं आइसलैंड. अ पीस ऑफ अर्थ, पीस ऑफ अर्थ सराउंडेड बाय वाटर बॉडी. अब ये वाटर बॉडी जो है ये क्या क्या हो सकते हैं? ये ओशन हो सकता है, ठीक है, ये सी हो सकता है, और ये रिवर वगैरह हो सकते हैं. तो ज़मीन का ऐसा हिस्सा ऐसा पार्ट जिसके चारों तरफ क्या हो? वाटर हो, इन द फॉर्म ऑफ ओशन हो, रिवर हो, लेक हो, सी हो, और उस हिस्से पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंसुलर फाना, और उस स्टडी को बोलते हैं इंसुलर फानल स्टडी. तो यहाँ पर हमने इंसुलर फाना का मतलब जाना, लेकिन हम ये क्यों पढ़ते हैं? इसको पढ़ने का मकसद है कि हमारी जो ज़मीन है इस पर कितनी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, और इस डिस्कशन को आसान करने के लिए हम इन आइसलैंड्स को डिफरेंट टाइप्स में तश्कील देते हैं, ठीक है. वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल आइसलैंड. क्या है जी? कॉन्टिनेंटल आइसलैंड. और सेकंड वन है ओशनिक आइसलैंड. ये डार्विन ने 1859 में आइडिया को प्रपोज किया. डार्विन ने 1859 में इन आइसलैंड्स को, इन पीस ऑफ अर्थ को जो कि वाटर के साथ सराउंडेड होते हैं, इनको टू मेन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया. एक को उसने नाम दिया ओशनिक का, और एक को कॉन्टिनेंटल आइसलैंड. कॉन्टिनेंटल आइसलैंड और दूसरा ओशनिक आइसलैंड. ठीक है, दूसरा ओशनिक आइसलैंड. तो ये कॉन्टिनेंटल आइसलैंड और ओशनिक आइसलैंड क्या बात है? कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? बर्रे आज़म को. दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं? 7. अब ऐसा आइसलैंड, ठीक है, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो वाटर बॉडी से सराउंडेड हो गया हो बाद में, लेकिन वो पहले किसका हिस्सा था? किसी न किसी कॉन्टिनेंट का. नहीं समझे? continental island are those which had a connection
with the continent in the past and later they lost their connection and surrounded by the sea and this part of the continent is converted into the continental iceland. I hope you will understand my statement. क्या मतलब इसका कि continental island वो which have connection with mainland. मेनलैंड हम यहां पर किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉन्टिनेंट के लिए, कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड आर दोज व्हिच हैड कनेक्शन विद मेनलैंड इन द पास्ट। ईयर्स, जो गुजर गए, एंड लेटर they lost their connection, ठीक, later क्या हुआ? they lost their connection with mainland and surrounded by sea या फिर ओशन। और फिर जब इनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया और ये सराउंड हो गए वाटर बॉडी से, तो अब ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं रहे। अब ये क्या बन गए? अब ये बन गए आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब क्या, जो आपको समझाया। तो ये है बेसिकली कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो लेकिन बाद में सी का लेवल अप हुआ हो या ज़मीन सिंक कर गई हो, किसी न किसी वजह से वो हिस्सा कॉन्टिनेंट का वाटर बॉडी से सराउंड हो गया और वो कॉन्टिनेंट का हिस्सा अब कॉन्टिनेंट नहीं कहलाता बल्कि कॉन्टिनेंटल आइसलैंड कहलाता, ठीक। दूसरे नंबर पर है ओशनिक आइसलैंड। ओशनिक आइसलैंड ये भी आइसलैंड है लेकिन ओशनिक, इट मीन द आइसलैंड इन द ओशन, सही है। ओशनिक आइसलैंड का मतलब क्या है कि आइसलैंड इन ओशन, के ओशन में मौजूद आइसलैंड, यानी कि ये कभी भी किसी भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं रहा। लफ्ज पे गौर करें, ओशनिक आइसलैंड क्या है? ये कभी भी किसी भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं रहा, ये फॉर्म हुआ है ओशन के अंदर। नहीं समझे? ये ओशन के अंदर किस तरह से फॉर्म हुआ है? ओशन के अंदर ये फॉर्म होता है बेसिकली टू थिंग्स के साथ, या तो बिल्ड अप बाय कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स का पता है ना? नहीं पता तो इसको सर्च कर लीजिएगा, आसान है। या तो ये समंदर के अंदर कोरल रीफ्स की बिल्डिंग से बनता है, या फिर ओशनिक आइसलैंड्स आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, ठीक है। या इनका क्या ओरिजिन है? वोल्केनिक ओरिजिन, वोल्केनिक ओरिजिन। शायद कि मैं आपको वीडियो दिखा सकता है, अदरवाइज आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ द ओशनिक आइसलैंड इज फॉर्म्ड, तो आपको 1.5 से 2 मिनट की वीडियो मिलेगी। उसमें ये बताते हैं कि ओशन के अंदर मौजूद जो वोल्केनो होता है, आतिशफिशा होता है, वो ऊपर उठता है और इतनी देर तक ऊपर उठता रहता है कि वो समंदर को चीरता हुआ वहाँ पर एक ज़मीन का टुकड़ा बना देता है, जिसमें सॉइल भी होती है, जिसमें सब कुछ मौजूद होता है, और फिर वहाँ पर एक लाइफ स्टार्ट होती है। उस वक़्त वो कहलाता है आइसलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर वहाँ पर वोल्केनो की वजह से एक पीस बन जाता है अर्थ का, तो वहाँ पर लाइफ कैसे आती है? अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए वापस चले इन्वायरमेंटल की तरफ, जहाँ पर आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ी थी।
कि इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेयर रॉक इन केस ऑफ द प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब यहाँ पर वोल्केनो में एक मिसाल की बेयर रॉक सी होती है, चट्टान सी होती है, और वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होती है। पहले लाइकन्स, मॉसिस आते हैं, फिर उसके बाद प्लांट्स, हायर, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर ओशनिक आइसलैंड में ओशन के अंदर एक आइसलैंड बनकर वहाँ पर लाइफ की मौजूदगी, इट इज़ द ओशनिक आइसलैंड। ठीक है, अब उस ओशन में भी फाना होता है, एनिमल्स होते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड द इनसुलर फाना ऑफ आवर टॉपिक। समझ आ रही? अच्छा जी, अब ओशनिक आइसलैंड जो है बेसिकली हमने बात कर ली कि इसका ओरिजिन या तो बिल्डिंग अप ऑफ कोरल रीफ्स हो सकता है, या फिर वोल्केनिक रीजन, या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, या फिर इन बोथ के कॉम्बिनेशन की वजह से जो आइसलैंड बनता है ओशन के अंदर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द ओशनिक आइसलैंड। ठीक है, अब बात यहाँ तक मुख्तसर नहीं रहती, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे आइसलैंड्स हैं जिनको ओशनिक आइसलैंड भी कंसिडर किया जाता है, जिनको कुछ करैक्टरिस्टिक की बेस पर कॉन्टिनेंटल आइसलैंड भी कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर एक समरी सुनिए कि कॉन्टिनेंटल आइसलैंड का कनेक्शन पहले कभी ना कभी किसी ज़मीन के साथ था। अंडरस्टैंड? अब जो कॉन्टिनेंटल आइसलैंड हैं, यंगर कॉन्टिनेंटल आइसलैंड हैं, जो कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर हुई है उनको अपने मेनलैंड से कनेक्शन लॉस्ट हुए, उनका और उनके मेनलैंड का फाना सिमिलर होगा टू मोर एक्सटेंट। कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटी मौजूद होगी, क्योंकि अभी वो अंदर नज़दीक ही थोड़े से टाइम में ही अपने मेनलैंड से सेपरेट तो हो गया, लेकिन फाना तो चेंज नहीं हुआ, बिकॉज फाना टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर्स इन ऑर्डर टू चेंज। तो कॉन्टिनेंटल आइसलैंड्स का फाना सेम है विद द मेनलैंड, लेकिन ओशनिक आइसलैंड जो कभी अपना टुकड़ा रखता ही नहीं ज़मीन के साथ, यानी कि जो कभी अपना कनेक्शन रखता ही नहीं था, वो इटसेल्फ ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन हुई है। तो क्या यहाँ पर मौजूद फाना जो है वो किसी और हिस्से में पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। इट्स मीन द ओशनिक फाना इज द एंडेमिक फाना। क्या? ओशनिक फाना इज द एंडेमिक फाना। इसका मतलब ये, एंडेमिक का मतलब ये कि जो ओशनिक फाना वहाँ पर मौजूद है वो कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को जहन में रखें कि ओशनिक आइसलैंड का जो फाना होता है, अबाउट 90% फाना जो इसका होता है वो क्या होता है? एंडेमिक होता है। एंडेमिक होता है, समझ आ रही? और इसका जो फाना है ये 90% एंडेमिक नहीं होता, बल्कि ये एंडेमिक होता ही नहीं, कोई एक आध स्पीशी होगी जो एंडेमिक हो, अदरवाइज ये नॉर्मल फाना होता है। अब इसको मैंने आपको क्यों बताया? मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक थर्ड आइसलैंड की, एक थर्ड आइसलैंड की। डार्विन ने इन दोनों आइसलैंड को प्रपोज किया बस, लेकिन एक थर्ड आइसलैंड है, उसका नाम है एंशिएंट आइसलैंड। क्या नाम है? एंशिएंट आइसलैंड। अगर तो आपको मेरी स्टोरी समझ आ गई है तो एक और सुने कि जो न्यूजीलैंड है इसको कुछ ऑथर्स कॉन्टिनेंटल आइसलैंड्स बोलते हैं और कुछ ऑथर्स इनको ओशनिक आइसलैंड्स कहते हैं। कॉन्टिनेंटल जो एंशिएंट आइसलैंड है, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड है, इसको कुछ ऑथर्स जैसा कि फादर ऑफ ज़ूजियोग्राफी वेलिस जो है, ठीक है, अल्फ्रेड रसेल वेलिस जो है, ये इसको कॉन्टिनेंटल आइसलैंड बोलता है, कॉन्टिनेंटल आइसलैंड बोलता है। और उसके बरअक्स वही जो न्यूजीलैंड है इसको विल्किन भी एक मशहूर जियोलॉजिस्ट है, ये न्यूजीलैंड वाले आइसलैंड को ही क्या बोलता है? ओशनिक आइसलैंड। तो
ऐसी सिचुएशन जिसमें कंफ्यूजन हो, उन आइसलैंड्स को कंसीडर कर लिया जाता है एक थर्ड कैटेगरी में, जो कि रिसेंट बनी है, अथॉरिटीज़ ने बनाई है, जू जियोग्राफिक अथॉरिटीज़ ने बनाई है। उसका नाम है एंशिएंट आइसलैंड। अब आपको बताता हूँ कि वेल्स जो है ये न्यूजीलैंड को कॉन्टिनेंटल आइसलैंड क्यों बोलता है, और विल्किन जो है ये न्यूजीलैंड को ओशनिक आइसलैंड क्यों बोलता है। तो सुने, वेल्स कॉन्टिनेंटल आइसलैंड के हक में है। इसके कहने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड कभी ना कभी मेन लैंड का हिस्सा था, कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, लेकिन किसी वजह से सी ने इसको सराउंड कर लिया और इसका कनेक्शन फ्रॉम द कॉन्टिनेंट कट ऑफ हो गया। ठीक हो गया। अब ये थी किसकी, वेल्स की स्टेटमेंट। वेल्स की स्टेटमेंट क्या थी कि इसका जो कनेक्शन था, इसका कनेक्शन जो था वो कॉन्टिनेंट के साथ था कभी ना कभी, ठीक है, कॉन्टिनेंट के साथ था, और फिर ये लॉस्ट हुआ और आइसलैंड बना। और विल्किन ने इसको ओशनिक आइसलैंड क्यों बोल दिया गया। ओशनिक आइसलैंड आपको मैंने बताया कि उसका फाना क्या आता है, 90% एंडेमिक, यानी कि जो मौजूद वहाँ पर है वो कहीं भी नहीं। तो जब न्यूजीलैंड के फाना को हमने डिस्कस करना शुरू किया, जनाब विल्किन ने जब डिस्कस किया, तो पता चला कि न्यूजीलैंड का जो फाना है वो भी क्या है, एंडेमिक। न्यूजीलैंड का जो 90% फाना है वो भी क्या है, एंडेमिक फाना, एंडेमिक फाना। तो जनाब विल्किन ने क्या कहा, इट इज द ओशनिक आइसलैंड। अब ये बताओ कि अगर इसका कनेक्शन था मेनलैंड के साथ, तो इसका फाना 90% एंडेमिक क्यों है। उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूजीलैंड को एंशिएंट आइसलैंड क्यों कंसीडर किया जाता है, इसको कॉन्टिनेंटल या ओशनिक आइसलैंड क्यों नहीं कंसीडर किया जाता, तो उसका आंसर ये है, इट इज द आंसर इज दैट न्यूजीलैंड सेपरेट फ्रॉम द मेनलैंड विद द a lot of years before। ठीक है, बहुत साल पहले ही, बहुत देर पहले ही न्यूजीलैंड का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेनलैंड से। इतनी देर पहले कि यहाँ पर एनिमल की एवोल्यूशन हुई है, बाद में पूरी की पूरी स्पेसिएशन हुई है। इतनी स्पेसिएशन हुई है कि यहाँ पर जो मौजूद फाना है वो कंप्लीटली चेंज हो गया अपने मेनलैंड से। दैट इज वाई देयर फाना इज एंडेमिक, and that is why New Zealand is considered as the ancient Iceland, not the continental Iceland, nor the oceanic Iceland. I hope you will understand. Okay? तो ये बेसिकली 3 आइसलैंड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में भी बताया है कि जू जियोग्राफी बेसिकली रिक्वायर टाइम, जू जियोग्राफी बेसिकली रिक्वायर मेथड, जू जियोग्राफी नॉट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग। जू जियोग्राफी को हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं चाहिए, इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम चाहिए बाय अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड मैप। एक हमें वर्ल्ड मैप समझना चाहिए कि वर्ल्ड मैप क्या होता है और वर्ल्ड में कौन कौन से हिस्से कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपको गूगल पर मिलेंगे। मेरी आपसे एडवाइस ये है कि आप वर्ल्ड मैप को एक चार्ट के तौर पर निकालें, जिस पर 5 ओशंस भी हों, जिस पर ये आइसलैंड्स भी हों, कॉन्टिनेंट्स भी हों, वो निकाल कर आप एक चार्ट को सामने रखें। सामने रखने के बाद आप इनको स्टडी करें। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़िंदगी में ये कभी भूल जाए। इतना आसान काम है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल है अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ ज़ुबानी या रट्टा लगा के याद। तो ये बेसिकली थे हमारे 3 आइसलैंड। अब एक एक आइसलैंड की इतनी डिस्कशन है कि हम एक एक घंटा भी करते रहें तो ये ख़त्म नहीं होती। 3 आइसलैंड में से मैं आपको
जू जियोग्राफिक रीजन्स जो 6 थे, जैसे एक डिस्कस किया था, इन आइसलैंड में से भी मैं आपको एक डिस्कस कर देता हूँ कि एक आइसलैंड को आपने मॉडल बनाकर, ठीक है, दूसरे 2 आइसलैंड्स को भी स्टडी करना है कि जिस तरह से आपको ये बताया जाएगा इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करो, उसी तरह से ही आप दूसरे जो आइसलैंड्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं द आइसलैंड नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसलैंड विच इज़ द कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, विच इज़ द कॉन्टिनेंटल आइसलैंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइसलैंड दैट विल बी द कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, ठीक है, कॉन्टिनेंटल आइसलैंड। कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, जैसा कि आपको पता चल गया है कि ये क्या है, द आइसलैंड विच हैड कनेक्शन विद द मेनलैंड इन द प्रीवियस टाइम, ठीक है। अब इनके कनेक्शन के टूटने की वजह क्या थी, ठीक है, यानी कि अगर ये कनेक्शन टूटा है इनका मेनलैंड के साथ जो कि ओशन में तोड़ा है, वो किस तरह से टूटा होगा, या फिर उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, कितना विड्थ होनी चाहिए और कितनी डेप्थ होनी चाहिए उस सी की, जिससे हम कंसीडर कर सकें कि अब ये लैंड का जो हिस्सा है कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, अब ये कॉन्टिनेंट का बल्कि हिस्सा नहीं रहा, ये क्या बन चुका है, एक आइसलैंड बन चुका है, ठीक है। लिखते हैं एट कनेक्शन तो वो जो विड्थ और डेप्थ है सी की, जिससे हमें पता चलता है कि अब ये आइसलैंड बन चुका है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं रहा, तो उसकी क्या रेंज हो सकती है। बेसिकली ये बहुत कम रेंज से लेकर भी बहुत ज़्यादा रेंज तक जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक है स्ट्रेट ऑफ डॉवर, स्ट्रेट ऑफ डॉवर, ये स्टेट्स ऑफ डॉवर जो है ये है बेसिकली यूरोप के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान। किसके दरमियान, स्टेट्स ऑफ यूरोप, एक यूरोप के दरमियान, ठीक है, और ब्रिटिश के दरमियान। पहले ये इकट्ठे होते थे, क्या, यूरोप और ब्रिटिश पहले इकट्ठे होते थे अकॉर्डिंग टू द जू जियोग्राफर, लेकिन नाउ दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेच ऑफ सी। दिस स्ट्रेच ऑफ सी is only of 17 मीटर वाइड। जनाबे क्या है कि ये जो है अब ये सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। इनको सेपरेट किसने किया है, सी ने सेपरेट किया है। कितना विड्थ है इसकी, ओनली ऑन 17 मीटर विड्थ। ये 17 मीटर बहुत कम फासला है, छोटा सा स्ट्रेच है सी का, छोटी सी विड्थ है सी की, लेकिन वो इतनी गहरी है कि इसने यूरोप को और ब्रिटिश को सेपरेट कर दिया है। अब यूरोप अलहदा कॉन्टिनेंट है और ब्रिटिश जो है ये क्या बन गया है, आइसलैंड। क्योंकि ब्रिटिश के यूरोप के ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में नहीं, लेकिन ईस्ट में भी क्या था, ओशन था। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में ओशन था,
तो जब ये सेपरेट हुआ तो इसको चारों तरफ से घेर लिया किसने? वाटर ने। और वाटर की वजह से ब्रिटिश इज नोन एज द आइसलैंड। ठीक है, ये रेंज बता रहा हूं आपको, रेंज। तो ये रेंज ज्यादा भी हो सकती है। सेकंड आप एग्जांपल देता हूं, स्ट्रेट्स ऑफ द फार्मोसा। स्ट्रेट ऑफ फार्मोसा। Formosa Strait, basically it is the stretch of sea between the China and Taiwan। किस किस के दरमियान है? चाइना और ताइवान। चाइना और ताइवान के दरमियान सी है और इस सी ने इसको सेपरेट कर दिया है। ये कितना है? ये 160 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है। 160 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच of sea that separates the China from the Taiwan, and Taiwan is known as the Iceland। Iceland, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ओशनिक कॉन्टिनेंटल आइसलैंड का, कि कॉन्टिनेंटल आइसलैंड में जो कनेक्शन है वो कितने दूर दूर होते हैं। यानी कि अगर ये यूरोप और ब्रिटिश इकट्ठे थे तो कितना फ्लो आया समुंदर का, ओशन का, कि उसने यूरोप और ब्रिटिश को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, बल्कि इसको आइसलैंड की शक्ल दे दी ब्रिटिश को। सही है। तो ये हैं बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट, इसकी रेंजेस, कि कितनी रेंज हो तो आइसलैंड बन जाया करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइनल कंपोजिशन। फाइनल कंपोजिशन बेसिकली जो है यूरोप के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान ये मोर और लेस आइडेंटिकल। क्या है? मोर और लेस आइडेंटिकल है। उसकी वजह ये है कि ब्रिटिश जो कि हिस्सा था यूरोप का, तो यहाँ पर जो फाना था वो क्या था? सिमिलर था। क्या था? सिमिलर था। अब चूंकि सेपरेशन तो हो गई, लेकिन फाना को तो मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। एनिमल की एवोल्यूशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए, जैसे आपको पहले बताया। दैट इज व्हाई देयर विल बी अ फाना इज मोर और लेस आइडेंटिकल। तो मैं आपको ये बेसिकली एग्जाम्पल्स से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल आइसलैंड में एक आइसलैंड ले लेते हैं, ब्रिटिश आइसलैंड्स ले लेते हैं। ब्रिटिश आइसलैंड्स या फिर आइसल्स। अब ये जो लफ्ज लिखा है आइसल, ये आइसलैंड की जमा होती है, प्लूरल ऑफ द आइसलैंड। क्योंकि ब्रिटिश एक आइसलैंड है, आइसल है। ब्रिटिश क्या है? आइसल्स है। आइसल्स का मतलब क्या है? कि ब्रिटिश में मौजूद है काफ़ी सारे आइसलैंड। अब ब्रिटिश के पास दो मेन आइसलैंड हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? उनमें एक है जनाबे वाला ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरा है इनके पास ये दोनों क्या है? इसके मेन आइसलैंड। इसके अलावा भी ब्रिटिश आइसलैंड्स में मौजूद हैं आइसलैंड, लेकिन ये दो आइसलैंड बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट आइसलैंड, दीज आर द मेन आइसलैंड ऑफ द ब्रिटिश, दीज आर द मेन आइसलैंड। तो इसका जो एरिया है वो है 89,000 स्क्वायर माइल्स, और इसका एरिया जो है वो 32,900 स्क्वायर माइल्स। ये हैं दो आइस। अब ब्रिटेन आइसलैंड जो है, बरतानिया आइसलैंड जो है, वो क्या कि इसका
जो मॉडर्न फाना है ब्रिटेन का, जो मॉडर्न फाना है वो यूरोप के साथ, मैंने आपको क्या बताया था कि मोर और लेस आइडेंटिकल है, लेकिन अब ब्रिटेन का जो इसका ग्रेट ब्रिटेन का जो फाना है वो यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या है? बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका क्या रीज़न हो सकती है उसकी कि क्यों ये मुख्तलिफ है? इसकी वजह ये है कि देखा गया है कि तकरीबन 9000 ईयर्स बिफोर यहाँ पर हुई है ग्लेशिएशन। क्या है? ग्लेशिएशन, बर्फ का पिघलना, और जिसकी वजह से 9000 ईयर पहले, सुनो 9000 ईयर पहले यूरोप और ब्रिटिश इकट्ठे थे। इनमें आइसलैंड फॉर्मेशन अभी नहीं हुई थी। ये आइसलैंड फॉर्मेशन बेसिकली हुई है 7000 ईयर्स बिफोर। 7000 ईयर बिफोर ये क्या हुए हैं? सेपरेट हुए हैं। तो आप इस पॉइंट को, नुक्ता नज़र को ज़हन में रखिए कि 9000 पहले, यानी कि इनकी सेपरेशन से 2000 साल पहले क्या हुआ है? ग्लेशिएशन हुई है, और इस ग्लेशिएशन ने तहस नहस कर दिया था इसका फाना। इस ग्लेशिएशन ने क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फाना। इस फाना की जो है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दी। जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दी तो फिर जब ये अलहदा हुए, अलहदा होने के बाद ब्रिटिश जो आइसलैंड बन गया, यूरोप जो कॉन्टिनेंट बन गया, यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज था, यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज था, तो इन दोनों में क्या हो गई है? फानल की डिसिमिलरिटी। इन दोनों का फाना क्या है? डिसिमिलर हो गया, डिसिमिलर फाना हो गया। डिसिमिलर फाना हो गया। तो ये बेसिकली जो है ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको है, मुझे पता है कि पहले आपने कहा था कि जिसमें लैंड से कोई सेपरेट हो उसका फाना आइडेंटिकल होता है, जी होता है। तो फिर जब ये यूरोप से सेपरेट हुआ है ब्रिटिश, तो इसका फाना क्यों आइडेंटिकल नहीं है? उसकी मैंने जनाबे वाला आपको रीज़न बताई है कि अगर ग्लेशिएशन ना होती तो ऐसा ही होना था कि यूरोप और ब्रिटिश का फाना सेम होता, लेकिन यहाँ पर ग्लेशिएशन इतनी हायर अमाउंट में हो गई है कि उसने कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दी फाना की। फॉर एग्जांपल कि जब ये अलहदा हुए हैं, यहाँ पर भी कोई स्पीशी नहीं थी, यहाँ पर भी कोई स्पीशी नहीं थी, फिर क्या हुआ? फिर यूरोप में इन्वायरमेंट चेंज हुआ था, ब्रिटिश में इन्वायरमेंट चेंज हो गया क्योंकि ये आइसलैंड बन गया। अब इन्वायरमेंट की वजह से आपको पता है कि स्पीशीज भी चेंज होती हैं ड्यूरिंग द नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। सो दैट इज़ वाई, मेरे कहने का मतलब इसलिए ये है कि यहाँ पर इनका जो फाना है वो डिसिमिलर है, वो सिमिलर नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड बेसिकली इट इज़ आल्सो अ कॉन्टिनेंटल आइसलैंड ऑफ द ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक है। अब ये जो आइसलैंड है, ठीक है, जो आयरलैंड है बेसिकली ये भी सेपरेट हुआ है किससे? यूरोप से। यूरोप से सेपरेट होकर इधर जो आयरलैंड है इसमें ग्लेशिएशन नहीं हुई। ठीक है, इसमें ग्लेशिएशन नहीं हुई। दैट इज वाई इसका जो फाना है वो मोर और लेस आइडेंटिकल। तो ये बेसिकली बात करने का मकसद था कि आइसलैंड्स किस तरह से बनते हैं और उधर फाइनल कंपोजिशन, यहाँ पर एक निचोड़ निकाल लो कि फाइनल कंपोजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द आइसलैंड इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है,
इसको मैं समअप करता हूं एक फिक्रे में कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फाइनल composition of mainland and island. It depends upon the length of time. It depends upon length of time. अगर टाइम से ज़्यादा हो, इफ टाइम लेंथ हाई, इसका मतलब क्या? टाइम लेंथ हाई का मतलब क्या कि इनकी सेपरेशन बहुत देर पहले हुई है, ठीक है, इनकी सेपरेशन बहुत देर पहले। इफ टाइम लेंथ हाई तो इनका जो फाना होगा वो डिसिमिलर होगा, ठीक है। और अगर इफ द टाइम लेंथ इज लो, इफ टाइम लेंथ इज लो, कि अभी थोड़ी देर हुई है उनको सेपरेट हुए हुए, तो फिर क्या होगा कि अगर थोड़ी सी देर हुई है तो फिर एवोल्यूशन इसका मतलब नहीं हुई। अब एवोल्यूशन नहीं हुई तो इनका फाना क्या होगा? मोर और लेस आइडेंटिकल, मिलता जुलता होगा। इनका फाना क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल फाना होगा। तो ये हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इनमें आपने मौजूद फिशेस की बात करनी है कि फिशेस कितनी हैं ब्रिटिश आइसलैंड में, फिशेस की स्पीशीज़ कितनी है। उसके बाद आप बात करोगे कि यहाँ पर एम्फीबियंस कौन कौन से हैं। उसके बाद आप बात करोगे कि यहाँ पर रिप्टाइल्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आप बात करोगे कि यहाँ पर मैमल्स कौन कौन से हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसी तरह बता सकता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम भी लिख दूँ तो वो आपकी बुक में मौजूद है कि कौन सी स्पीशीज़ है फिशेस की, कौन से एम्फीबियंस पाए जाते हैं, रिप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड सो ऑन एंड बर्ड्स वगैरह। तो ये मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना। ये आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि कॉन्टिनेंटल आइलैंड क्या है। इसके अलावा देयर विल बी अ नंबर ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। हमारे सिलेबस में भी जापान इज़ द कॉन्टिनेंटल आइलैंड। उसके बाद जो है गैलापेगस आइसलैंड है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो हैं ये आइसलैंड हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट को लो, बस कॉन्सेप्ट को लो, लेकर इसको थॉरोली स्टडी करते चले, ठीक है। फॉर्मोसा इज़ द कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, जापान इज़ द कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, श्रीलंका इज़ द कॉन्टिनेंटल आइसलैंड। तो ये सारे के सारे आइसलैंड लो। इनमें करने वाली बात क्या है? सबसे पहले अगर कॉन्टिनेंटल आइसलैंड आता है तो कॉन्टिनेंटल आइसलैंड की डेफिनेशन लिखो। कॉन्टिनेंटल आइसलैंड की डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें लिखो आप दो चीज़ें कि अगर टाइम लेंथ ज़्यादा हो तो फाना डिसिमिलर होता है, टाइम लेंथ कम हो तो फाना सिमिलर होता है। दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पर आप इसकी एग्जाम्पल दो, ब्रिटिश आइजल दे दो। अगर कॉन्टिनेंटल आइसलैंड है, ब्रिटिश आइजल्स को आपने लिखना है। लिखने के साथ साथ एक काम आप और कर लो कि ब्रिटिश आइजल्स आपको पता है कि क्या है, यूरोप से सेपरेट हुआ है। तो आप इसका एक मैप बनाओ। इसका मैप जैसे ये बनाया है, ठीक है, हमारा ये मैप है। आप इसका एक मैप बनाओ, उसमें शो करो कि ये है बरतानिया, यूके, ठीक है, यूके लिखा हुआ है ना, यूनाइटेड किंगडम। ये है यूके, यहाँ पर आयरलैंड है और अटलांटिक ओशन के ये किस साइड पे है? अटलांटिक ओशन के नॉर्थ साइड पर आयरलैंड है
और वेस्ट साइड पर, ईस्ट साइड पर सॉरी क्या है, यूके है। इनके आप अगर ये स्केचेस बनाते हो तो दिस इज़ वेल एंड गुड। ये 3 चीज़ें हो गई। नंबर 4 पे आप लिखो उसका लोकेशन कि वो कहाँ पर मौजूद है, उसका एरिया लिखो, उसके बाद आप उसकी सेपरेशन टाइम लिखो, उसके बाद आप उसकी फाइनल कंपोजिशन लिखो और लिखते चले जाओ। ये इसी तरह से ही आप ओशनिक आइसलैंड को भी कर सकते हैं और इसी तरह से आप एंशिएंट आइसलैंड को कर सकते हैं। एंशिएंट आइसलैंड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्कस करने हैं, एक न्यूजीलैंड है और दूसरा है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बातें, इनको बढ़ा चढ़ा के जितना मर्जी बयान किया जाए तो फ़ायदा उतना ही होगा जितना हमने सीख लिया। तो अब आप इसको ज़रा अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकता है और ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकता है। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।